हाल ये बनी है कि मुदैया का कहना यह है कि इसको पुलिस की जो तफ्तीश है उस पर गिल्टी किया गया। ये क्या सूरत हाल है कि आप कह रहे हैं कि ये केस बनता नहीं है, ये पुलिस तफ्तीश पे क्लियर है, वो कहते हैं ये गिल्टी क्लियर कहा गया है। हारून भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये सबसे मुनासिब सवाल है। बात यह है कि अदालत के सामने दोनों फ्रीकैन ने अपना मुकदमा रखा, अपना मौक़िफ़ रखा और अदालत के सामने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिकॉर्ड रखा। कोर्ट ने बड़ा सिंपल क्वेश्चन पुट किया। मैंने प्ली ली थी कि ये ओरल जो स्टेटमेंट है इस विक्टिम की, इसके अलावा पुलिस के रिकॉर्ड पे तफ्तीश के दौरान कोई ऐसी शहादत नहीं है जिससे रेप का एलिगेशन जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी मटीरियल मौजूद हो। अदालत ने जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से या जो यहाँ पे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल से उनसे इस्तफसार किया कि बताएं कोई ऐसा ठोस मवाद जो कि इनकी जो प्ली है कोर्ट के सामने उसको रद्द करे, बताएं आप इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करें कि ये रेप की सपोर्ट में एलिगेशन जो इन्होंने लगाया है इसकी एविडेंस क्या है। उन्होंने रेप के मुकदमे में जो पुलिस रिकॉर्ड पढ़ के एविडेंस बताई वो ये कहा कि जी इन दोनों का फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास एक चैट हिस्ट्री है। अदालत ने कहा कि मुकदमा आपका रेप का है कि किसी शख्स के साथ खुदा न खास्ता रेप हुआ है, उसकी एविडेंस बताएं। उन्होंने कहा उसकी एविडेंस पे फाइल खामोश है, जिस पे अदालत ने कहा कि किसी भी शख्स को इतने बड़े इल्ज़ाम में जिसकी सज़ाए मौत हो या उम्र कैद हो उस पे आपने बुक कर दिया है और एविडेंस आप ये कह रहे हैं कि दो फरीकैन के दरमियान एक मोबाइल चैट हिस्ट्री है। तो क्या मोबाइल चैट हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पीपल इज द एविडेंस फॉर रेप? द आंसर इज नो। तो इसी बेसिस पे कोर्ट ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए डीपीजी को, जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनको ये कहा कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ टोटली फॉल्स, दैट इज़ अपेरेंटली फॉल्टी एंड डिफेक्टिव। और इसी बुनियाद पर अदालत ने नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे एसपी इन्वेस्टिगेशन को तलब किया है कि वो आएँ और बताएं अगर इतने बड़े एलिगेशंस में सरकार और रियासत इस तरह के लोगों के खिलाफ ये ज़िम्नी लिखती है कि ये गुनहगार हैं और उसका मटीरियल क्या है कि दो फरीकैन के दरमियान डिजिटल कम्युनिकेशन है और केस अदालत के सामने रेप का है, डज इट मेक सेंस? द आंसर इज नो। तो ये वो पैरामीटर्स और प्रीमाइज है जिस पे आपका इंतहाई मुनासिब सवाल पे ये अदालत ने जो है इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो चीज़ों को सेटल किया है और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे एसपी इन्वेस्टिगेशन को कहा है कि आप खुद सुपरवाइज करें और अदालत के सामने कोई कैटेगोरिकल जो है वो एविडेंस लेके आएँ जिसकी रोशनी में अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। जो आप बात कर रहे हैं कि इस तमाम सूरत हाल में अब ये तमाम कम्युनिकेशन जो है डिजिटल है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बनी है, नीचे इनकी ज़मानत इन्हीं जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसी ज़िम्नी के तहत खारिज हुई है। तो ये बातें जब इतना नीचे जरा हुई तो वहां पर क्यों नहीं एडमिट की? क्योंकि वो कोर्ट जो है इसको ले सकती थी, उसके जुडिक्शन में आती है। अरुण भाई, आपने बहुत ही अच्छा जो है वो सवाल पूछा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में प्री अरेस्ट बेल में जो अदालतें हैं वो हमें अमूमी हालात में बशमूल इस केस के किसी पॉलिसी को फॉलो करती नज़र आती हैं और अनफॉर्चुनेटली वो लॉ और एविडेंस को अप्रिशिएट अप्रोप्रिएटली करती नहीं नज़र आती। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान में हमारी ट्रायल कोर्ट्स को शायद लॉ में तो एम्पावर कर दिया गया लेकिन पॉलिसी पे इतना एम्पावर नहीं किया, जिसका सारा बर्डन आप देखते हैं कि सारा का सारा ट्रायल कोर्ट्स का पेटी बेल एप्लीकेशंस, चाहे वो पोस्ट रेस्ट हैं मजिस्ट्रियल कोर्ट की या कोर्ट ऑफ सेशंस की, या वो पेटी बेल्स हैं जो कि प्री अरेस्ट बेल्स हैं ट्रायल कोर्ट की, जिसका सारे का सारा बर्डन आपको बेल का बर्डन नज़र आता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में। मतलब हाई कोर्ट्स में या तो ये अपीलेट कोर्ट है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, यहाँ पे बेल केसेस की इतनी ज़्यादा तादाद, यानी कि मेरी नज़र में और मेरी प्रैक्टिस में और हम सब इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो बेल या स्टे के केसेस जाते हैं। ये वो केसेस हैं जो नीचे सेटल होने चाहिए। सो इन माई ओपिनियन कि हमारी जो ट्रायल कोर्ट जुडिशरी है पाकिस्तान में उसको एम्पावर करना चाहिए, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड द प्रोसीजर बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कि उनको एतमाद दिया जाए कि बराए मेहरबानी आप एतमाद के साथ भरपूर फैसले मेरिट्स पे करें। ये मत देखें कि कौन से केसेस में, से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे चेक डिसऑनर के केसेस हैं, उसी चेक डिसऑनर की पनिशमेंट कोई भी हो 3 to 5 years आपको नज़र आती है ऑफेंस की सूरत में। अगर 1 लाख या 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो तो हमारी अदालतें उसकी बेल ले लेती हैं। तो लॉ तो चेंज नहीं होता, ऑफेंस तो चेंज नहीं होता। वहीं अगर 50 लाख या 5 करोड़ हो, ऑफेंस वही हो
ऑफेंस वही हो, पनिशमेंट वही हो, लेकिन पॉलिसी जो है वो हमारे जज साहिबान कभी भी अदालत में हमारे साथ कोई लीगल स्कोप में हम अपने नोट्स जब एक्सचेंज करते हैं कोर्ट्स के साथ, तो हमें बहुत से जज साहिबान जो हैं वो अपनी उज़र पेश करते नज़र आते हैं कि जी अगर हमने इससे ऊपर के ऑफेंसेस में, इसी तरह के ऑफेंसेस में किसी बड़ी मालियत की अगर बेलें की, तो देयर हैव बीन प्लेंटी ऑफ एक्शंस अगेंस्ट देम फ्रॉम द हाई कोर्ट। सो ये वो एक कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड है जो आपने इंतहाई अच्छा सवाल किया कि इतनी अच्छी एविडेंस होने के बावजूद नीचे से जज साहब ने बेल कंफर्म क्यों नहीं की। और ये वही जज साहब हैं गालिबन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जब मैंने इनके सामने बेल आर्गू की तो इन्होंने मुद्दई फरीक को 5 से ज़्यादा तारीखें और 3 से ज़्यादा महीने दिए, मौके दिए कि वो अपना केस आर्गू कर लें। और एक एक दिन में जज साहब ने 6 मरतबा जो है वो टाइम फिक्स किया। सुबह 8 बजे केस प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, केस 9 बजे के लिए गया, 9 बजे से केस 11 बजे के लिए गया, 11 बजे से केस 12 बजे के लिए गया, 12 बजे से केस 2 बजे के लिए गया। कभी अदालतें इस तरह चलती हैं कि आप किसी एक फरीक को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली और रिकॉर्ड पे है, बिकॉज ये सारे आप मीडिया के दोस्तों ने ये सारा केस कवर किया हुआ है, तो किसी ऐसी कोर्ट ऑफ लॉ में जब प्रोसीडिंग इस नेचर की और इस तरीके से हो रही हो, तो इन माई ओपिनियन दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। देखें, हमारा राइट है दोनों फरीकैन का कि मुद्दई फरीक अपने केस में अपना भरपूर मौक़िफ़ ले, लेकिन मेरी इस्तदा ये है कि वो एविडेंस की बेसिस पे ले। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा जी प्लीज। इसके को अक्यूज जो हैं वो तो मुकदमे से खारिज कर दिए गए, मेन अक्यूज ये रह गया है। जी ऐसे ही है। तो जब वो नीचे से खारिज हो सकते थे, क्लियर हो गए हैं, तो फिर इसको क्या था? कोई ऐसा मुद्दई का वर्शन या किसी मुकदमे की सेंटिटी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है कि जब एक फरीक कहे कि 5 लोगों ने मेरे साथ मिल के किसी का रोल थोड़ा और किसी का ज़्यादा वकूआ किया, और पुलिस कहे कि 4 लोग ऐसे हैं जिनकी मौके पे प्रेजेंस ही इस्टेब्लिश नहीं होती और वो बेगुनाह हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि 5 फरीकैन में से 4 फरीकैन की हद तक पुलिस ने कहा कि मुद्दई मुकदमा जो है या मुद्दइया जो मुकदमे की है उसका वर्शन बिल्कुल झूठा है, तो कानून में बड़ा वाज़े इस पे प्रिंसिपल ले डाउन है कि और वाज़े तौर पर कहा जाता है कि अगर किसी भी शख्स का, चाहे वो मुद्दई है, मुल्जिम है या गवाह है, अगर बयान का एक हिस्सा तस्लीम कर लिया जाए और अदालत तस्लीम या कानून तस्लीम कर ले कि ये झूठा है, तो उसका जो बाकी मानदा जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट है उसको भी अदालत एक झूठ की निगाह से ही देखेगी कि ये भी फॉल्स ही है, बिकॉज दे से एंड आई कोट वंस ए स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। अगर आपने एक दफ़ा बयान दे दिया, वो बयान आप विड्रॉ नहीं कर सकते, रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अदालत में रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ने कहा कि 80% बयान जो है वो झूठा है। देखिए, मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस है, केस रेप का। रेप एक ऐसी नोयत के इल्ज़ाम या एक एक्शन है जिस पे आपको मेडिकल एविडेंस लाजमी चाहिए। अब इस मुद्दइया ने जब मेडिकल ऑफिसर के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और उस बेवकूफ़े की तारीख बताई है 11 मई 2025, 11 मई 2025, और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें इसने कहा कि मेरा रेप हुआ है 16 अगस्त 2024। तो पूरे मेडिकल में 16 अगस्त 2024 की डेट का कोई जिक्र नहीं है, और FIR में और आज तक आपके सामने जब मैं आपके साथ ये खड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ तो कोई 11/5/2025 के वकूए की तारीख मौजूद ही नहीं है। तो हमने अपने आप का स्कोप जो है वो कन्फाइन रखना है इसी एक्शन पे कि ये रेप का केस है और इसकी मेडिकल एविडेंस कोई नहीं है। और इसी सूरत में अगर आप देखा जाए तो मैंने अदालत के सामने ये प्ली लिया है कि दिस इज़ नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम एंड नो corroborating एविडेंस इज अवेलेबल। इसकी साथ इसको जोड़ने के लिए इस इल्ज़ाम को किसी किस्म की कोई corroborating एविडेंस या मटीरियल ऑन पेपर या रिकॉर्ड पे आज तक मौजूद नहीं है। और आखिरी बात मैं आपको बता दूं, जो आपने हारून भाई बड़ा अच्छा सवाल किया इसकी चैट का, IDs का, जुराने जिरा जिस वक्त मैंने इनसे अदालत में ये सवालात पूछे इनकी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के बाद, तो इन्होंने अदालत में तस्लीम किया कि इनका मोबाइल जो है वो गुम हो गया है, जिसकी रिपोर्ट इन्होंने, यानी कि जिस मोबाइल में वो चैट हिस्ट्री थी वो मोबाइल गुम हो गया है, जिसकी इनके मुताबिक इन्होंने लिबर्टी मार्केट पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट, इन्होंने कहा, मैंने दावा किया कि दर्ज कराई है। तो मैंने पूछा कि रिपोर्ट का कोई रिकॉर्ड है या कोई तारीख बता सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई तारीख नहीं, वो ज़ुबानी रिपोर्ट थी। तो अब ये इतना फुल ऑफ डाउट्स, इतना फुल ऑफ एक सीरीज ऑफ डाउट्स जो हैं वो इस केस में अवेलेबल हैं
तो मेरी रोशनी में अदालत में ये क्लासिकल केस है जिसमें अदालत में प्री अरेस्ट बेल जो है वो इस मुलजिम की, इस पटिशनर, इस दरख्वास्त गुजार की, उसको कंफर्म करना चाहिए। और बाकी जब ट्रायल प्रोसीडिंग आएगी तो फिर उसके साथ साथ अगर कोई मजीद एविडेंस आई तो देखा सर, जाएगा। मुदैया ने जो इंटरव्यू दिए हैं और FIR जो हुई है उसके बिल्कुल उल्ट इंटरव्यू दिए हैं, क्या ऐसे ही इंटरव्यू भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे? आपका बड़ा अच्छा इसमें ये भी सवाल है कि ये जो इंटरव्यूज़ जो हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर अदालत में उन इंटरव्यूज़ का स्क्रिप्ट जो है वो पेश किया जाए या पुलिस ही इसको अप्रिशिएट करके ले ले तो इस केस में जो मुद्दईया है मुकदमा, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने का एक और मुकदमा जो है वो उस पर दर्ज होना चाहिए। अगर आप ही जो मीडिया के दोस्त हैं इन्हीं की ही जो है वो ऑब्जर्वेशंस को सामने रखूँ तो जो रिकॉर्ड आपके सामने दस्तावेजी सूरत में है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस मुद्दईया या अपने आप को जो अलेजेड विक्टिम जो है वो ट्रीट करवाती हैं उनकी स्टेटमेंट्स देख लिया जाएं तो 1000 उनके तजादात जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब तो एंटी रेप एक्ट के तहत भी तो मुकदमा दर्ज हो सकता है अगर ये मुकदमा झूठा साबित होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि चूंकि रिजाइल तो वो कर गई हुई हैं, इन्होंने एक मसालतनामा जो है वो 28/4/2024 यानी कि 16/8/2024 का इन्होंने कहा ये एक वकूआ है जिसका मसालतनामा उसी पुलिस स्टेशन में 28/4/2024 को इन्होंने साइन करके दिया। 28/4/2025 को इन्होंने जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है 28/4/2025 को इन्होंने वो साइन किया और बाद उसी वकूए को 1 महीने 10 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट कर दिया 10/6/2025 को। तो ये इसकी सारी रिकॉर्ड की हाइलाइट्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं। बाकी जब नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग आएगी तो आई विल अप्राइज यू।